चलिए मॉक टेस्ट पेपर 1 दिसंबर 23 सीए फाउंडेशन का सॉल्यूशन देखते हैं इको और बीसीके का। ठीक है, क्विक वे में देखेंगे। उससे पहले सबसे पहले बीसीके कर लेते हैं। ठीक है, बीसीके किधर गया देखिए, तो क्वेश्चन था पेस्टल एनालिसिस, सारा क्वेश्चन करेंगे। पेस्टल एनालिसिस इज अ कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट। मतलब पेस्टल एनालिसिस जो है वो किस इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है। पेस्टल एनालिसिस इंटरनल का, कॉम्पिटिटिव का, माइक्रो का या मैक्रो का। मैक्रो का दो का तो है, लेकिन किसका, माइक्रो का या मैक्रो का। तो देखिए पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ये सब जो है, टेक्नोलॉजिकल, ये सब थोड़ा सा वास्ट लेवल पे हम देखते हैं। ठीक है, लोकल लेवल, छोटे लेवल पे नहीं, बड़े लेवल पे ये सब दिखते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा मैक्रो लेवल। ठीक है, अगला देखिए, लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस इज, बिजनेस का लाइफ ब्लड फिनांस, पैसे को कहा जाता है। ठीक है, 63 का सी। विच इज़ द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक। फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक जो था वो IFCI था। ओके, सेलिंग पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप। ठीक है, गवर्नमेंट ओनरशिप सेल कर रही है किसको, प्राइवेट इंडिविजुअल को। तो इसको क्या कहेंगे, अब आप कहेंगे प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसे कहते हैं डिस इन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन का ही एक पार्ट। क्या डिस इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना पोर्शन, मतलब अपना जो उसका कैप्चर पावर है वो सामने वाले प्राइवेट को दे देती है। MRTP एक्ट जो है वो किसके अंडर में आता है, तो ये आता है आपका रेस्ट्रिक्टिव एक्ट के, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी के अंदर। देखिए प्रोटेक्टिव पॉलिसी क्या कहता है कि किसी चीज़ से बिजनेस को बचाना, तो बचाने का काम क्या करता है, प्रोटेक्टिव। लेकिन MRTP में हम देखते हैं कि आर का मतलब ही होता है रेस्ट्रिक्टिव। ठीक है, दूसरा होता है रेगुलेटरी, मतलब रेगुलेट करना कि बिजनेस चलेगा कैसे, लॉफुली कैसे चलेगा, जैसे सेबी आया, तो ये क्या हो गया, रेगुलेटिव। रिस्ट्रिक्टिव मतलब किसी गलत चीज़ या फिर कुछ ऐसी काम जो कर रही है कंपनी जिसको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर देनी चाहिए, तो गवर्नमेंट वो इसके लिए लाती है रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। तो MRTP रेस्ट्रिक्टिव एक्ट के अंतर आया था। फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब होता है कि किसी बिजनेस अगर कोई बंद हो रहा है तो उसको कुछ पैसे देकर, फिनांस कैसे भी सपोर्ट करके उसको डेवलप कर देना, तो ये पॉलिसी डेवलपमेंट पॉलिसी में आती है। तो आंसर क्या था, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, ऑप्शन सी। अगला देखिए, बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट, ईजे क्या है। देखिए बिजनेस से सीधा कंज्यूमर को आ जा रहा है। देखिए बिजनेस टू बिजनेस होता है ऐसा, तो होलसेल वाला सिचुएशन आता, ये डायरेक्ट कंजप्शन का मामला आ गया, सीधे कंज्यूमर के पास चला जा रहा है बिजनेस से, क्या हो गया वो आपका रिटेल मार्केट हो जाएगा। ठीक है, रेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड, मतलब जो रेगुलेट किया जाता है किसी बॉडी अथॉरिटी के द्वारा, तो रेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड जो रेगुलेट नहीं किया जाता। लेकिन मेन होलसेल और रिटेल का था। तो यहाँ पे होलसेल में क्या होता है कि बिजनेस टू बिजनेस होता है। ठीक है, बिजनेस में ही जाता है तो वो होलसेल होता है, डायरेक्ट अगर कंज्यूमर को जा रहा है तो वो रिटेल हो जाएगा। ब्रिज फिनांसिंग इज ऑल्सो नोन एज, ब्रिज फिनांसिंग को और क्या कहा जाता है। तो देखिए ब्रिज फिनांसिंग में क्या होता है कि फिनांस पहले भी हुआ है, अब उसको जो गैप जो है, दो फिनांस आपके हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ठीक, उस चीज़ को गैप को फिल करने के लिए इसे हम मतलब ब्रिज फिनांसिंग इसके लिए हम करते हैं, तो उसे कहते हैं गैप फिनांसिंग। ठीक है, आगे देखिए, सेव मनी और क्या है, लिव बेटर, ये किसका स्लोगन है, सेव मनी एंड लिव बेटर, ये तो है वॉलमार्ट का। नेस्ले का क्या है, नेस्ले का होता है गुड फूड गुड लाइफ, यानी कि भोजन से रिलेटेड नेस्ले का होता है। ठीक है, तो इसका आंसर था वॉलमार्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट इंक्लूडेड इन अ कंपनी ओवरव्यू। कंपनी के ओवरव्यू में नहीं आता। ओवरव्यू मतलब एक कंपनी को आप देख रहे हैं, आप उसके अगल बगल उसके इन्वायरमेंट हर चीज़ को देख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, पेडअप कैपिटल आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। विजन आप देखते हैं कि हाँ कहाँ जाएगा कंपनी, ये किस इन्वायरमेंट में, कम्पिटिटिव सिनेरियो क्या है, मार्केट पोजीशन। ठीक, डाउटफुल क्वेश्चन हो जाता है। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट बताना है। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, बिल्कुल ये बात तो सही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हम करते हैं इसलिए कि इनकम हो, प्रॉफिट हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी यार प्रोडक्टिव, हाँ प्रोडक्शन भी इसमें इंक्लूडेड होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। कंजप्शन इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए आप कंजप्शन कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो आप कुछ ना कुछ तो उसके बदले में पैसा लगा होगा, अमाउंट इन्वॉल्व हुआ होगा, तो कंजप्शन जो है, कंजप्शन इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ
इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही टाइप है, लेकिन अगला पढ़ लेते हैं जो पूछा था कि इनकरेक्ट क्या है। तो ये तो इनकरेक्ट साफ है कि कंजप्शन जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, ये कहना गलत हो जाएगा। एनबीएफसी जो है, एनबीएफसी ऑपरेशंस आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये तो सही है, इसमें भी पैसे की लेन देन होती है, लेकिन ये कहना कि कंजप्शन से इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता, ये गलत था। तो 71 का सी। आगे देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट किस चीज़ में फॉलो होता है? आप एम्प्लॉयमेंट करते हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, बिजनेस या प्रोफेशन, तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है आप प्रोफेशन में, जैसे आप सीए हैं तो आपको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा किसी इंस्टीट्यूट का आईसीआई के अंडर, तो प्रोफेशन। आरबीआईज रूल डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता? ये देखिए, नॉट। अब इस क्वेश्चन में जो है, जो आप ध्यान से पढ़ेंगे, मटेरियल में ये बात लिखी हुई है कि फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड टू द कमर्शियल बैंक, मतलब कमर्शियल बैंक को वो गाइड करता है, ठीक है, कौन? आरबीआई। और यहाँ पे गाइड टू द गवर्नमेंट, नहीं, गवर्नमेंट को वो गाइड नहीं करता, ठीक है ना, वो गाइड टू द गवर्नमेंट जो कर दिया वो नहीं होता। लेकिन आगे देख लेते हैं, मेंटेन फिनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, कुछ कुछ बुक्स बनाती भी है, मेंटेन करती है, रेगुलेट इन्फ्लेशन और गाइड ऑल कमर्शियल बैंक्स। तो मेन आंसर जो इसका हो जाएगा वो ए, कि फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड टू द कमर्शियल बैंक होना चाहिए, गाइड टू द गवर्नमेंट नहीं है। लिमिट ऑर्डर किसे कहते हैं? देखिए, अब लिमिट ऑर्डर में क्या होता है कि शेयर जो होता है उसको एक स्पेसिफाइड प्राइस, एक स्पेसिफिक प्राइस पे आप मतलब उसको बना दिया जाता है कि इतने प्राइस पे वो बिक जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये लिमिट ऑर्डर होता है कि हाँ ये लिमिट है, ये स्पेसिफाइड है। तो लिमिट ऑर्डर में क्या होता है? एन ऑर्डर टू बाई और सेल शेयर एट स्पेसिफाइड प्राइस, को एक प्राइस जो है वो स्पेसिफाइड कर दिया गया, तो उस प्राइस पे जब आप परचेज सेल करते हैं तो उसे कहते हैं लिमिट ऑर्डर। ऊपर क्या था? हायर प्राइस, लोअर प्राइस, प्रिवेलिंग प्राइस, तो ये तीनों नहीं आएगा। एक स्पेसिफाइड प्राइस पे जब हम बेचते हैं तो उसी को कहते हैं लिमिट ऑर्डर, मतलब लिमिट कर दिए हैं, ठीक है। अब कितना किए हैं तो इससे थोड़े ना पता चलेगा कम है या ज़्यादा, तो इसलिए स्पेसिफाइड। फिनेंशियल एनालिस्ट, जो फिनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, आर अल्सो कॉल्ड एमॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब उनको और क्या नाम उसे पुकारा जाता है? जो फिनेंशियल एनालिस्ट्स होते हैं, देखिए उनको पुकारा जाता है सिक्योरिटी एनालिस्ट्स के नाम से, ठीक है। ये मैनेजमेंट वाले नहीं, म्यूचुअल फंड वाले नहीं, फिनेंशियल गुरु ये तो अलग ही नाम है, सिक्योरिटी एनालिस्ट्स। 76 देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ क्रैकर्स इन दिल्ली बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज ए टाइप ऑफ। देखिए, अगर कोई चीज़ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दे रही है दिल्ली गवर्नमेंट कि हाँ ये चीज़ नहीं लाना, तो उससे क्या होगा? वो किसी चीज़ को रेस्ट्रिक्ट ही कर रही है। देखिए, इसमें मेन है अप्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव तो बिजनेस को बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो बिजनेस के सेंस में जब आप देखेंगे तो ये रेस्ट्रिक्टिव है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर क्रैकर्स ये सब नहीं बनेंगे तो मतलब कहीं ना कहीं सरकार जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर रही है एक बिजनेस को रोकने की। अदर पर्सपेक्टिव में कुछ और भी हो सकता है। खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वेस्टेड टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इन एडिशन टू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब इनमें से कौन है जिनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अलावा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना पड़ता है? अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो आप बिजनेस किए, इसका आप सर्टिफिकेट लिए आप बिजनेस शुरू कर दिए, ये तो हो गया कोई पार्टिकुलर बिजनेस। लेकिन एक ऐसा बिजनेस का नाम बताना है जिसमें आप बिजनेस का भी आप ले चुके हैं कि हाँ मैं इनकॉर्पोरेट कर चुका हूँ, फिर दोबारा सर्टिफिकेट आपको लेना है कि अब मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बनाया प्लस स्टार्ट किया, दो सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो वो पब्लिक कंपनी के केस में ऐसा होता है, प्राइवेट कंपनी में केस में भी नहीं। पब्लिक कंपनी में जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्लस जब आप बिजनेस करने जाएंगे एक्चुअली में, तो कमेंसमेंट का भी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। द रेट एट विच बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, अब देखिए आरबीआई से बैंक जो है वो पैसे ले रही है, ठीक, अगेंस्ट प्लेजिंग, तो उसे क्या कहेंगे? अब आप आरबीआई से पैसे लेते हैं तो उसको कहते हैं रिपो रेट। अब जब आपसे आरबीआई मतलब आपका पैसा आरबीआई के पास होता है किसी रेट पे, तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिवर्स रिपो रेट, ठीक है। तो रिपो रेट इज द आंसर। नोमैडिक ह्यूमन्स ब्रिंगिंग दियर हंट एंड गेटिंग राइस इन रिटर्न कैन बी कॉल्ड एज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सस्टेनेबल है और इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये आपको पता करना है। तो क्या होगा अगर आप हंटिंग कर रहे हैं उसके बदले आपको राइस मिल रहा है, तो यहाँ पर तो पैसे की लेन देन नहीं हो रही है, तब आप सोचेंगे कि ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ नहीं। तो ठहरिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक लाइन आप पढ़ेंगे कि वो किसी भी काइंड में हो सकता है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो हंटिंग कर रहा है एक बार कर रहा है, नहीं, हंटिंग करके राइस ले रहा है, मतलब साफ पता चल रहा है कि इन रिटर्न उसको कोई काइंड मिल रहा है उसको जीवन जीने के लिए, लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। तो
तो ये क्या हो जाएगा आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी, डी इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इवेंट ऑफ कंडक्टिंग कॉमनवेल्थ गेम्स इन इंडिया, ठीक है, एक गेम कराया गया कॉमनवेल्थ गेम्स जिसमें बाहर के देश वाले भी आते हैं, इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट के कौन से एलिमेंट को दिखाता है। तो अगर आप कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में करते हैं मतलब बहुत सारे पार्टिसिपेशन होगा अलग अलग देशों का भी, तो उससे पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट क्रिएट होता नहीं, पॉलिटिकल तो कहता है कि आप अपना पॉलिटिकल फ्रंटियर देखिए भाई, ठीक है, अपना एक जुरिस्डिक्शन देखिए, अपना कंट्री देखिए। सोशियो कल्चरल कहता है कि अपने कल्चर अपने सोशल लाइफ पे ध्यान दीजिए। टेक्नोलॉजिकल कहता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे देखिए, टेक्नोलॉजिकल शॉक्स को देखिए। ग्लोबल इन्वायरमेंट ये बात करता है, क्या कहता है ग्लोबल इन्वायरमेंट, कि आप जो है वो बहुत सारे देश एक साथ आकर आप स्पोर्ट्स कीजिए या फिर किसी टेररिज्म के खिलाफ कुछ पॉलिसी बनाना, तो ऐसे करने के लिए आप एक साथ आ सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये ग्लोबल इन्वायरमेंट में डिसाइड होती है। Attitude that inclined a customer either to return to a shop or outlet to purchase there again or to repurchase a particular product। कह रहा है कि उस एटीट्यूड को क्या कहते हैं, जब एक कस्टमर, आप एक सेलर हैं, अगर कस्टमर आपके पास आना चाहता है, फिर से खरीदना चाहता है, आपका बिजनेस आपका शॉप उसको पसंद है, तो इसे क्या कहते हैं, कस्टमर्स नीड, नहीं, नीड वो तो पसंद कर रहा है, नीड थोड़ी ना है। कस्टमर डिमांड, जी नहीं, उसको कहते हैं कस्टमर लॉयल्टी, ठीक है। ब्रांड लॉयल्टी जैसे होता है ना, वैसे कस्टमर लॉयल्टी भी होती है। कस्टमर जो है वो आपसे बहुत बहुत ज़्यादा हायर लेवल तक सेटिस्फाइड है, इसलिए आपसे बार बार इंटरेक्ट कर रहा है, कस्टमर लॉयल्टी, ठीक। आगे देखिए, एक है कुमार एंड सन्स बिजनेस है, प्रेजेंस इन इंडिया, और क्या बोल रहा है कि हैज बिजनेस प्रेजेंस इन इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मतलब बहुत सारे देशों में है। कुमार एंड सन्स एक कंपनी जिसका बिजनेस जो है इंडिया में भी है, बाहर भी 2-3 देशों में है, तो इसे क्या कहेंगे, आप इसे कहेंगे मल्टीनेशनल कंपनी, MNC, जो एक जगह ना होकर बहुत जगह पे हो। MNC ग्लोबलाइजेशन में ही आता है, ठीक है। तो आंसर मल्टीनेशनल। इन्वायरमेंटल एनालिसिस हेल्प्स इन एक्सेप्ट मतलब किसको छोड़कर, किस किन चीज़ों में वो हेल्प करती है, अवॉइडिंग कंपटीशन, अच्छा हाँ, कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है, अवॉइड हो जाता है। प्रोवाइडिंग इनपुट फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, अच्छा हाँ, इनपुट एक बेस प्रोवाइड कर देता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन कर बनाने में। और टर्निंग थ्रीट्स टू फर्म्स एडवांटेज, अच्छा ये तो नहीं हो सकता कि आप कोई एनालिसिस किए और उससे आपका थ्रीट जो है वो बिल्कुल एडवांटेज में बदल गया, जी नहीं, एनालिसिस से तो कोई चीज़ें पता चलती है, कन्वर्ट थोड़े ना होता है, वो तो आपको करना पड़ता है। एंटिसिपेट अपॉर्चुनिटीज़ एंड टू टेक ऑप्टिमम रिस्पॉन्सेज, मतलब हो गया इसमें कि गलत पूछ रहा था इसमें ना, हाँ, कि इन्वायरमेंट एनालिसिस की किन चीज़ों में हेल्प करता है, उसके अलावा इसमें क्या लिखा है, उसमें अलावा ये लिखा है कि थ्रीट को एडवांटेज में कन्वर्ट कर देता है, ये गलत लिखा था। यही पूछ रहा था कि एक्सेप्ट इन्वायरमेंट एनालिसिस हेल्प्स किस चीज़ में, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको एंटिसिपेट करवा देता है, एक इनपुट प्रोवाइड कर देता है कि आप डिसीजन अच्छे से ले सकें, इसीलिए तो आप एनालिसिस करते हैं इन्वायरमेंट का, थोड़ा कंपटीशन को अवॉइड करने में। लेकिन थ्रीट जो है आपके बिजनेस पे, थ्रीट मतलब आउटसाइडिंग कोई भी प्रॉब्लम आपके ऊपर आने वाली है, तो उसको एडवांटेज में थोड़ा ना बदल देगा, एनालाइज करेंगे तो वो तो आपको करना पड़ेगा खुद ही, तो ये जो है वो गलत स्टेटमेंट था। आइडेंटिफाई द स्विस ट्रांसनेशनल फूड एंड ड्रिंक कंपनी कौन सी है, तो वो है नेस्ले। देखिए फूड ये सब के जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखे ना, तो उसमें ज़्यादा चांसेस है नेस्ले का ही, गुड फूड गुड लाइफ, नेस्ले। सी लैंड रिफॉर्म्स मेड बाय अकबर द ग्रेट वेयर इंट्रोड्यूस्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसके लीडरशिप में अकबर द ग्रेट बना था, जो लैंड रिफॉर्म के लिए था, ये टोडरमल के लीडरशिप के अंडर में बना था। ये क्वेश्चन आई थिंक 1 साल पहले भी ये पूछा था, जून 22 में। लैंड रिफॉर्म्स मेड बाय अकबर द ग्रेट वेयर इंट्रोड्यूस्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ टोडरमल, और वहाँ पे और भी देखेंगे अर्थशास्त्र ये सब भी वहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको भी देख लीजिएगा, वो भी पूछ सकता है। नबार्ड्स रीफिनांसिंग इज अवेलेबल टू ऑल बिलो, सभी के लिए रीफिनांसिंग अवेलेबल है, जो नबार्ड का रीफिनांसिंग है उसको हर कोई कर सकता है, एक्सेप्ट कौन, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नहीं, ये तो कर सकता है, रीजनल रूरल बैंक भी कर सकता है, कमर्शियल बैंक भी कर सकता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक रीफिनांसिंग नहीं कर सकता नबार्ड का, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका आंसर डी, एक्सेप्ट ही पूछा था ना, एक्सेप्ट पूछा था।
तो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकती। ये मॉड्यूल के अंदर में लिखा हुआ है। आगे आइए, द आइडिया ऑफ बीइंग कंसर्न्ड विद पीपल, प्रॉफिट एंड प्लानेट, ट्रिपल पी इज अंडर, पेस्टल में तो आता नहीं है, पेस्टल का कोई फुल फॉर्म पीपल ये सब सही नहीं, शॉर्ट में ये चीज़ आएगा नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता नहीं, ये आता है आपका ट्रिपल बॉटम लाइन में। किसमें? ट्रिपल बॉटम लाइन में। ये देखिए सारे पे मैं टिक मार, तो ये सब नहीं आएंगे, जो ऑप्शन होगा आपका डी, ट्रिपल बॉटम लाइन। आगे देखिए, टाइप ऑफ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का वो टाइप जिसमें गवर्नमेंट जो है वो अपने पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्ड कर लेती है। अच्छा, डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट आ गया 12th वाला कि आपके पास जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड प्राइवेट इंटरप्राइज हैंडल्स फुली और पार्टली डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, फ्रेंचाइजी और ग्रांट ETC। तो डेलीगेशन ही ऑप्शन में है, दे भी दिया है, तो डेलीगेशन इज द करेक्ट आंसर। अगर ये टैरिफ एडवाइजरी कमेटी इज ए पार्ट ऑफ, देखिए अब जब IRDI के बारे में पढ़ने जाएंगे ना, तो वहाँ पे ये चीज़ साफ लिखा हुआ है कि उसके फीचर्स में कि टैरिफ एडवाइजरी कमेटी एक पार्ट है IRDI का, इंश्योरेंस वाला का, ठीक है। तो IRDI इज द करेक्ट ऑप्शन। हेज किसे कहते हैं? हेज का मतलब है कि आप ऐसी स्ट्रेटजी आप अपनाए हैं जिससे रिस्क को कम किया जा सके। मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट कहीं किए हैं कि मुझे उससे फ़ायदा मिले, ठीक है, रिटर्न मिले, तो रिटर्न पे रिस्क भी होता है बहुत सारा कि हाँ नहीं भी मिलेगा, तो उस चीज़ को जो है वो स्ट्रेटजी जो है वो डिस्कस करते हैं कि वो रिस्क को कम कैसे करेंगे और रिटर्न जो उस पर मिलने वाला है उसी इन्वेस्टमेंट पे वो ज़्यादा कैसे होगा। तो इसे क्या कहते हैं? इससे कहते हैं हेज। आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया, आप चाहते हैं कि आपका पैसा ना डूबे, उस पर अच्छा खासा रिटर्न हो और कोई दिक्कत ना आए, तो उसे कहते हैं हेज। बाकी देखने की ऑप्शन ज़रूरत भी नहीं है। कोल इंडिया इज इनकॉर्पोरेटेड इन, कब इनकॉर्पोरेट हुआ? 1975। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्टरल पॉलिसी, सेक्टोरल पॉलिसी नहीं है। तो देखिए एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, फॉरेन ट्रेड, ये तीनों जो है वो सेक्टरल है, ठीक है, ये तीनों सेक्टरल। कौन है? फिस्कल पॉलिसी सेक्टरल नहीं है, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी। आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ, इंटरनल इन्वायरमेंट का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? नोट पे जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि कम से कम आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चन दिखेंगे जहाँ पे नोट लगा रहेगा, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? तो देखिए वैल्यू इंटरनल में आएगा, वैल्यू एडेड सिस्टम आपके पास है, वैल्यू आप कैसे ऐड करेंगे इंटरनल इंफॉर्मेशन में आप डिस्कस करेंगे। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कैसा होगा, या फिर डिसाइड लेबर यूनियन कैसा रहेगा। लेकिन इंटरमीडियरी जो है वो इंटरनल नहीं होता। देखिए इंटरमीडियरी मतलब आप कोई ऐसा कोई आदमी रखें जो आपको सेल करने में हेल्प कर रहा हो या फिर कोई सामान बाहर ले जाने में, तो आपका इंटरनल नहीं है, वो आउटसाइड आप रखे हैं अपने बिजनेस के कोई चीज़ सामान प्रोवाइड करवाने के लिए। हु फ्रॉम द बिलो हेल्प्स अ, क्या है, बडिंग बिजनेस टू क्विकली लॉन्च अ प्रोडक्ट। मतलब पूछ रहा है कि विच ऑफ फ्रॉम द बिलो, मतलब किसी इंसान के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा इंसान है, कोई आदमी जो हेल्प करता है बर्डिंग अ बिजनेस टू क्विकली लॉन्च अ प्रोडक्ट, एक बिजनेस को हेल्प करता है, एक बर्ड करता है, कैसे कि वो जल्दी से प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, और तुरंत लॉन्च कर दे, पुट इन द केयर कनेक्टिवली, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? मतलब कोई बिजनेस को हेल्प कराए तुरंत प्रोडक्शन करने में, किसी भी गुड्स को, नए गुड्स को लॉन्च करने में, तो उसे कहते हैं एक्सीलरेटर, बिजनेस एक्सीलरेटर, ठीक है। वो हेल्प करता है कि आप तुरंत प्रोडक्ट बनाइए और तुरंत उसको जो है वो एक्सीलरेट कर दीजिए, आगे बढ़ाइए। द अथॉरिटी regulates and develops the Indian capital market. Which authority regulates and develops the Indian capital market and protects the interest of investors? कौन सी ऐसी अथॉरिटी है इंडिया की जो रेगुलेट करती है इंडियन मार्केट को, कैपिटल मार्केट को, यानी कि सिक्योरिटी मार्केट को? किसमें? कैपिटल मार्केट में, ताकि जो उसके इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ गलत ना हो जाए, यानी कि इन्वेस्टर को के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है बॉडी जो है वो, ये अथॉरिटी बॉडी वो रेगुलेट करती है कैपिटल मार्केट को। तो कौन सी बॉडी है? वो है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करती है? ये हेल्प करती है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट किए हैं, उनका जो रिटर्न है, उनका जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो आराम से मिले, कोई दिक्कत ना हो। और इसके लिए वो क्या करती है? बिजनेसेस को रेगुलेट करती है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है उनके लीगल, उनके वर्क, सब कुछ को, उनके ऑपरेशंस को चेक करती है। अ टोकन मनी given to establish an acceptance of buying, especially in real estate deals,
इज कॉल्ड रियल एस्टेट डील्स में एक टोकन मनी दिया जाता है एक्सेप्टेंस के केस में कि हाँ चलिए अब ये एक्सेप्ट कर लिया गया, अब इसका डील हो जाएगा रियल एस्टेट के केस में। तो उसे क्या कहते हैं, ऑनेस्ट मनी डिपॉजिट, EMD क्या कहते हैं, ऑनेस्ट डिपॉजिट मनी, यही दिया जाता है एक एक्सेप्टेंस के लिए, टोकन मनी है दिया जाता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना, इवेंट लीड्स टू ट्रेंड, हाँ ये तो सही है, इवेंट्स लीड्स टू ट्रेंड ऐसा ही होता है, ट्रेंड लीड्स टू इवेंट, ये तो रिवर्स कर रहा है, नहीं ये नहीं होगा, तो ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे पढ़ते हैं, इशूज़ रेज एक्सपेक्टेशन, हाँ इशूज से एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन से अपॉर्चुनिटी, तो जो गलत है वो ये है कि ट्रेंड लीड्स टू इवेंट्स, पहले भाई इवेंट्स होता है तब जाकर ट्रेंड होता है, ट्रेंड से इवेंट नहीं होता। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो शेयर होल्डर्स जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है वो इलेक्ट करते हैं, क्यों, ताकि किसी कंपनी में जो काम है कुछ अपॉइंटमेंट लेना हो तो थोड़ा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वो लोग अपॉइंट करके रखते हैं कि उनके बिहाफ पे काम करे, क्योंकि शेयर होल्डर जो है वो डायरेक्टली तो बिजनेस नहीं देखते हैं किसी भी कंपनी में, तो इसके लिए वो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करके रखते हैं। अब सोचेंगे कि डायरेक्टर भी हो सकते हैं, भाई एम्प्लॉय तो वर्क करते हैं उनसे तो कुछ लेना देना, और डायरेक्टर वो तो कंपनी के बनाने में मदद करते हैं, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने लिए इलेक्ट करके रखते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। परपेचुअल सक्सेजन बेनिफिट इज इंजॉयड बाय, किस में होता है परपेचुअल सक्सेजन, यानी कि लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस किस में पाया जाता है, कंपनी में, बचपन से पढ़ते हैं। और हाँ एक चीज़ कह रहा हूँ, हो सकता है यार एक दो क्वेश्चन जो है वो मुझसे मिस्टेकली छूट जाए, या छूटेगा नहीं लेकिन अगर गलत बन जाए तो देख लेना थोड़ा सा, और क्विक वे में भी बना रहा हूँ तो हो सकता है ऐसा। एक स्मार्ट स्टॉक, लेकिन मुझे जैसा लगता है मैं सही बना रहा हूँ, एक स्मार्ट स्टॉक्स क्या, गुड्स फ्रॉम वेरियस सेलर्स, एक स्मार्ट क्या करती है, स्टॉक करती है गुड्स बहुत सारे सेलर से लेती है, और क्या करती है, इन इट्स यूज स्टोर, बहुत बड़ा स्टोर में लेती है, और क्या करती है, कुछ मनी उनसे लेती है और प्रचार कर देती है। ये तो इंटरमीडिएरी वाला काम कर दिया कि मैं जो हूँ किसी भी बिजनेस से या सेलर से सामान उनका अपने पास लाया और प्रचार कर दिया उनके सामान का, तो मुझे क्या कहा जाएगा, इंटरमीडिएरी ही कहा जाएगा, मैं सप्लायर तो हूँ नहीं, हाँ ऐड टू ट्रेड हूँ नहीं, मार्केट शेयर है ही नहीं, मैं इंटरमीडिएरी का काम कर रहा हूँ, बीच का काम कर रहा हूँ। तो जब बायर और सेलर के बीच में कोई आ जाता है तो उसे कहते हैं इंटरमीडिएरी, जो हेल्प करे कुछ भी करने के लिए, शेयर्स को भी सेल करने के लिए जो हेल्प करे उसे कहते हैं इंटरमीडिएरी। खैर अब आते हैं ऊपर, अब रिवर्स चलेंगे, एक सेकेंड, Price discrimination will be profitable only when if the elasticity of demand in different market in which the total market has been divided is, कह रहा है कि आप प्राइस जो है वो अलग अलग चार्ज करना चाहते हैं, डिस्क्रिमिनेट करना चाहते हैं, किसी से सेम प्रोडक्ट के लिए 10 रुपये ले रहे हैं, उसी प्रोडक्ट के लिए किसी के लिए 20 रुपये ले रहे हैं, तो जिस मार्केट कंडीशन में आप ऐसा कर रहे हैं तो वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होनी चाहिए, मतलब रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड कैसी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए डिफरेंट क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए आप भेदभाव कर रहे हैं, ठीक, किसी से कितने पैसे ले रहे हैं, किसी और प्राइसेस पे आप सामान बेच रहे हैं, अगर उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर यूनिफॉर्म रहा, मान लीजिए कि सेम ही रह गया, तो जैसे ही आप प्राइस इधर उधर करेंगे तो दिक्कत आपको हो जाएगी, क्यों, सामने वाला ज़्यादा खरीदेगा नहीं, और आप प्राइस बढ़ा के रखे हैं तो खरीद ही नहीं रहा है ज़्यादा, तो आपको तो दिक्कत होगा, सामने वाला कम खरीदने वाला है और इतना ज़्यादा खरीदने वाला है, तो कम खरीदने वाले के पास प्रोडक्ट आप कम अवेलेबल कराएंगे यहाँ पे, और ज़्यादा जहाँ बिकने के चांसेस है वहाँ पे आप ज़्यादा प्राइस पे बेचेंगे, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट होनी चाहिए, क्या डिफरेंट होनी चाहिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस वुड बी, पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एन एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ फूड एंड क्वांटिटी परचेज, यही तो होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, मतलब जो कि प्रेजेंट रिश्ते को बताए, ठीक है। एन एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ फूड, प्राइस और क्वांटिटी, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बताते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस कहते हैं। यहाँ पे डिटरमाइनिंग फेयर प्राइसेस, ये नहीं, प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है, इकोनॉमिक एनालिसिस। आगे किंग डिमांड कर्व ऑफ मॉडल, क्या है, मॉडल ऑफ ओलिगोपोली अज्यूम्स दैट, क्या कहता है, तो हम लोग एक चीज़ पढ़े थे कि किंग डिमांड ये कहता है कि देखो भाई, तुम प्राइस अगर किसी भी सामान का अगर तुम घटा दे रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग तुम्हारा परचेज करने लगेंगे, लेकिन अगर तुमने प्राइस बढ़ा दिया तो क्योंकि मार्केट कम है ओलिगोपोली में, लोग तुम्हारे पास से भाग जाएंगे। तो ये है ऑप्शन बी, ये बात कहता है कि
प्राइस अगर तुम इंक्रीज किया तो इसका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो तुम्हारे तरफ से भाग जाएंगे। देन रिस्पॉन्स टू प्राइस डिक्रीज, और प्राइस अगर तुम घटाओगे तो कुछ ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो तुम्हारे पास खरीदने आ ही जाएंगे, लेकिन बढ़ा दोगे तो भाग जाएंगे, इतना कन्फर्म है। तो ये किंग डिमांड कर्व कहता है, ओलिगोपोली मार्केट वाला। आगे देखिए, कॉब डॉगलस क्या है, कॉब डॉगलस होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन गिवन एज लेबर भी हाफ है, कैपिटल भी हाफ है, 50% एग्जिबिट्स क्या एग्जिबिट्स करता है, कॉन्स्टेंट रिटर्न 12 के, डिक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न, मुझे लगता है डी, क्योंकि ऑल ऑफ द वेरियस एट वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट। ये थोड़ा सा मेरे को ना कन्फ्यूजन लग गया था। ठीक, अगला देख लेते हैं, बिजनेस साइकिल इमर्ज, और आप पढ़ें तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स आपके पास होंगे। बिजनेस साइकिल इमर्ज इन, किस में इमर्ज होता है, किस इकोनॉमी में, सोशलिस्ट इकोनॉमी में, मिक्स्ड इकोनॉमी में, फ्री मार्केट इकोनॉमी में। एकदम फ्री मार्केट है, वहाँ पे आराम से जो है मार्केट ग्रो कर रही है, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है। तो बिजनेस साइकिल ऐसे ही इकोनॉमी में पाई जाती है। बिजनेस साइकिल, एक मिनट इसको ब्लू कर देते हैं, ब्लू ब्लू ब्लू, हाँ। विद फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। एट क्या है, एज इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर इन कंपेरिजन टू अदर कमोडिटी, ये चीपर हो गया। दिस इफेक्ट इज नोन है, तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है कि एक का जो है प्राइस अगर मान लीजिए घट रहा है, ठीक, प्राइस अगर एक का घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, लेकिन देख रहे हैं कि अगर इसका प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, ठीक, तो प्राइस बढ़ रहा है और सामने वाला का इसका क्या होना चाहिए, डिमांड इसका घटना चाहिए, तो इसका प्राइस बढ़ रहा है तो सामने वाले का डिमांड बढ़ जा रहा है, ठीक। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसका प्राइस गिर जाएगा तो सामने वाले का डिमांड बढ़ जाएगा, ओहो उल्टा हो गया वो। खैर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट 6 ही था ना, हाँ। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, इट बिकम्स रिलेटिवली, ये चीपर बन जाता है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, हम इसको अदर कमोडिटीज़ के साथ रिप्लेस कर देते, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 6 का ए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में ऐसा होता है। नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म आर इंक्लूडेड इन, किस कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट को इंक्लूड किया जाता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट होता क्या है कि वैसा कॉस्ट जो आपको दिख नहीं रहा, ठीक है, हो सकता था ये कॉस्ट आपका बन सकता था, कुछ जो प्रॉफिट है आप इससे अर्न कर सकते थे, तो उसे इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब एक हिडन कॉस्ट कह सकते हैं। इन द शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होता है, शॉर्ट रन में ओरिजिन से। इस चीज़ को समझिए, ठीक है, आपके पास कम टाइम है और आप बिजनेस करना चाहते हैं शॉर्ट रन वाला, तो क्या ऐसा है कि आप आसानी से ही बिजनेस शुरू कर देंगे, आपको कोई भी खर्चा नहीं लगा, आपको मशीन नहीं, कुछ तो आपको लाना पड़ेगा, तो ओरिजिन में ही आपका कॉस्ट जो है वो लग जाता है शुरुआत से ही। आगे देखिए, इफ़ अ रिसोर्स कैन बी पुट ओनली टू ए पार्टिकुलर यूज, सिर्फ एक ही पार्टिकुलर यूज के लिए उसको रखा गया, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, एप्लीकेबल एंड क्वान्टिफिएबल या नॉट एक्सेप्टेबल एट नॉन ऑफ दिस। आई थिंक ए और डी, इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, क्योंकि एप्लीकेबल क्वान्टिफिएबल तो हो नहीं सकता मेरे ख्याल से, क्योंकि रिसोर्स जो है कैन बी पुट ओनली टू ए पार्टिकुलर यूज, एक ही यूज के लिए उसको रखा है, किसी स्पेसिफिक यूज के लिए, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगा, नहीं होना चाहिए यहाँ पे। खैर, तो ये दो क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना। डिमांड कर्व इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, वो करना चिंता मत करो, उसका डी मार लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। डिमांड कर्व इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू डिमांड कर्व इन मोनोपोली। क्यों, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिमांड कर्व ज़्यादा इलास्टिक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। अब यहाँ पे आप ऐसे समझिए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे बायर सेलर, सब कुछ बहुत ज़्यादा है, तो यानी कि सब्स्टिट्यूट्स भी तो ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप क्या होता है कि डिमांड कर्व जो है वो ज़्यादा इलास्टिक होता है, थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे ना सामने वाला भागेगा। मोनोपोली में क्या है, एक ही तो सेलर होता है, एक ही किंग होता है, तो वहाँ से तो आप भाग नहीं सकते, चाहे वो कैसा भी प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। तो डिमांड कर्व वहाँ पे उतना इलास्टिक नहीं होता, क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट कम होते हैं, सब्स्टिट्यूट तो होता ही नहीं है, लेकिन सब्स्टिट्यूट किस में होता है, मोनोपोलिस्टिक में। इसके कारण जो है वो मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा लोग भाग सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रोडक्ट है मार्केट में। स्कार्सिटी डेफिनेशन किसने दिया है, स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। आगे, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट अ टर्म क्वाइंड बाय, कौन दिया है डेमोन्स्ट्रेशन, जेम्स ड्यूशेनबर्ग, डी से ड्यूशेनबर्ग, समझ गए, ये दिए हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर, कब स्ट्रॉन्गर होगा, जब दो क्लोजर सब्स्टिट्यूट होंगे, तभी तो स्ट्रॉन्गर सब्स्टिट्यूशन होगा।
जब टक्कर के होंगे दोनों ही प्रोडक्ट तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्गर होगा। और क्या है इसमें, देयर इज लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू द, देयर इज लोअर, इसका डी होना चाहिए ना, लेकिन अगर चारों ऑप्शन डी होनी चाहिए यार, इसमें ये भी तो हो सकता है कि देर लोअर स्विचिंग लोअर कॉस्ट है तो सब्स्टिट्यूट हो सकता है, लेकिन सबसे परफेक्ट जो है वो अगर क्लोजर सब्स्टिट्यूट है तो हो सकता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड ऑल अदर सेल्स प्रमोशन बाई ए फर्म इज टू, क्यों करवाता है फर्म एडवर्टीजमेंट या सेल्स प्रमोशन, ताकि डिमांड कर उसका ज़्यादा हो जाए, ठीक है, यही ना, डिमांड कर वो तो ज़्यादा ही चाहेगा, शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर टू द राइट, डिमांड बढ़ जाए। अराइज इन प्राइस ऑफ गुड, प्राइस बढ़ रहा है गुड्स का तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, मान लीजिए आपको कोई चीज़ कम में मिल रहा था, आप सोच रहे थे कि 10 रुपये देना है, कम देना पड़ रहा है अब, तो वो क्या होगा आपका सरप्लस। अब प्राइस बढ़ते जा रहा है तो उससे क्या होगा, आपका सरप्लस थोड़ा सा घट जाएगा, ठीक है। तो बी, 15 का बी, इफ़ द फर्म्स आर नॉट वर्किंग टू द फुल कैपेसिटी, पूरा कैपेसिटी पे नहीं काम कर रहा है अभी भी, उसके पास टाइम वूम है सब कुछ, सप्लाई विल भी इलास्टिक हो जाएगा, जैसा बाहर वाला कहेगा वैसा हम बनाएंगे। फुल कैपेसिटी पे बनाने का काम क्या है कि लास्ट स्टेज पे है, अब अगर वहाँ से कुछ भी बनाने को कहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास टाइम है ही नहीं। फुल कैपेसिटी मतलब अब पूरा रिसोर्स आप यूज कर रहे हैं, पूरा लेबर आप यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका फुल कैपेसिटी हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि नॉट फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा है, यानी कभी भी इलास्टिक है, जैसे जैसे चेंजेस आएंगे वो एक्सेप्ट कर लेगा, जितना ज़्यादा रिसोर्स चाहिए वो रिसोर्स ला लेगा। एट हायर प्राइसेस पीपल डिमांड फॉर मोर सर्टेन ऑफ गुड्स, मतलब प्राइस तो हाई है और पीपल और ज़्यादा डिमांड करें, बताइए क्यों, नॉट फॉर दियर वर्थ बट फॉर दियर प्रिस्टाइज, दिखावे के लिए कि मेरा वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वेबलेन इफेक्ट हो गया इसे कहते हैं। उसी में तो ऐसा है कि हम दिखावे के लिए हम ऐसा करते हैं कि हम भी जो है वो ज़्यादा प्राइसेस पे ही उसे ले सकते हैं प्रिस्टेजियस के लिए। विच इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड, लैंड का करेक्टरिस्टिक नहीं है, और अब जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो सारा लैंड का करेक्टरिस्टिक ही है। तो क्वेश्चन में जो नॉट दे दिया ये गलत कर दिया कि विच इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक, विच इज करेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड, तो लैंड इज पैसिव फैक्टर, जब तक इस पर आप एफर्ट नहीं लगाएंगे ये एक्टिव नहीं होता। इट इज़ ई मोबाइल, वो मोबाइल नहीं है, घूम नहीं सकता एक ही जगह। इट इज़ हेट्रोजीनियस, कभी फर्टाइल कभी इनफर्टाइल, जैसा आप चाहेंगे। तो ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए था, थोड़ा सा ये क्वेश्चन मुझे गलत दिखा। द नेगेटिवली स्लोप्ड पार्ट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट, कॉस्ट कर्व मान लीजिए गिरा हुआ है, कॉस्ट खर्चा आपका कम हो रहा है, ठीक ऐसे, तो टोटल कॉस्ट किस वजह से हो सकता है, क्या आपका रिटर्न कम आ रहा हो, रिटर्न तो कम आएगा तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाए, खर्चा बढ़ जाएगा ना भाई, अगर हमारा इनकम कम रहा है, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अगर सारे निगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है बिजनेस में तो उसमें क्या होगा, हमारा कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, और यहाँ पे कॉस्ट कम लग रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, निगेटिव हो रहा है, निगेटिवली स्लो डाउन जा रहा है। और क्या है, द डिफ़िकल्टीज इनकाउंटर्ड इन कोऑर्डिनेटिंग द मेनी एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, अगर डिफ़िकल्टीज होता तो इससे क्या होगा, इससे भी खर्चा हमारा बढ़ेगा, लेकिन वहाँ पे तो डाउन पूछ रहा है। तो डाउन तभी होगा जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और स्पेशलाइजेशन आएगा, यानी कि सारे जो बाकी ऊपर पॉइंट्स हैं, इस चीज़ को आप इस तरीके से मत समझिए कि स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, इसको इस तरीके से समझिए कि बाकी जो 3 केसेस हैं उसमें जो है वो कॉस्ट बढ़ने की चांसेस थी और पूछ रहा था कि कॉस्ट घटने वाला, ठीक, तो घटेगा तभी जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, खर्चा तभी तो कम लगेगा। लॉ ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड, अब लॉ ऑफ प्रोडक्शन में क्या नहीं आता, रिटर्न टू स्केल, हाँ ये तो आता है, फर्स्ट स्केल ही होता है। लॉ ऑफ डिमिनिजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, हाँ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो इन तीनों को बताता है। लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, ये आप नहीं पढ़े होंगे, ऐसा कोई टॉपिक नहीं था लॉ ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ये सारे इनकरेक्ट हैं। क्यों, क्योंकि वो पूछ रहा था कि प्रोडक्शन में कौन सा इंक्लूड नहीं होता, तो ये लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन इंक्लूड नहीं होता। आगे देखते हैं एग्जांपल ऑफ थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें हम थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या पढ़ते हैं कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग ग्रुप से अलग अलग प्राइसेस चार्ज करना। डंपिंग मतलब एक प्रोडक्ट को दूसरे जगह पे फेंक देना, ठीक, अलग अलग जगह पे, ठीक। चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल यूज, कमर्शियल यूज कर रहे हैं तो अलग और डोमेस्टिक कर रहे हैं तो अलग, ठीक ठीक है, यहाँ पे भी अलग ग्रुप कर दिया। रेलवे में जो सीनियर हैं उनसे अलग, तो ये सारा क्या हो गया, डी जो है वो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन दिखा रहा है, यानी कि ये सारे जो है
अलग अलग लोगों से अलग अलग पैसे चार्ज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन। मार्केट स्ट्रक्चर इन विच मेनी फर्म्स सेल प्रोडक्ट्स दैट आर सिमिलर, सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं एक ही तरह के, लेकिन नॉट आइडेंटिकल, होमोजीनियस नहीं होते, तो वो क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है कि अलग अलग आइडेंटिकल नहीं होते हैं, प्रोडक्ट तो सिमिलर ही होंगे एक ही तरीके से। जैसे मान लीजिए कि जो आजकल बाज़ार है कॉमनली वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मानी जाती है, तो वहाँ पे ज़्यादा बहुत सारे प्रोडक्ट्स सिमिलर होते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते, होमोजीनियस नहीं होते। लैगिंग इंडिकेटर्स आर, लैगिंग इंडिकेटर्स कौन, मतलब कौन कौन से, अनएम्प्लॉयमेंट, कॉरपोरेट प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट रेट। लैगिंग इंडिकेटर जो बाद में, मतलब लीडिंग मतलब होता है पहले, लैगिंग मतलब बाद में। अनएम्प्लॉयमेंट आपको बाद में ही देखने को मिलती है, प्रॉफिट आपको बाद में मिलती है, इंटरेस्ट रेट आपको बाद में मिलती है, ऑल ऑफ दी अबव। लो भाई 24 इंटरनल काउजेज ऑफ बिजनेस साइकिल क्या हो सकता है, इंटरनल काउजेज। अब इंटरनल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उसमें माइक्रो आएगा मैक्रो नहीं आएगा, वो भी आता है। तो मनी सप्लाई, साइकोलॉजिकल, मैक्रो, ये चारों जो है, तीनों जो है वो आती है इंटरनल काउजेज ऑफ बिजनेस साइकिल में, ठीक है। एक्सटर्नल में तो वार ये सब आता था। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स को मतलब कोई भी गुड्स है तो उसको क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकती है, आपका इनकम कैसा है, वो प्राइस, हाँ प्राइस कितना है, डेमोग्राफी, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट कर सकती है किसको, एक नॉन ड्यूरेबल गुड्स को। विच इज़ द स्टैटिकल मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। देखिए डिमांड फोरकास्टिंग का स्टैटिकल मेथड की बात कर रहा है, सिर्फ डिमांड फोरकास्टिंग की नहीं। कुछ लोग पढ़ेंगे ट्रेंड प्रोजेक्शन, एक्सपर्ट ओपिनियन, कौन सा है, लग रहा है सारा सिर्फ ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड ही है। स्टैटिकल में दो शायद पढ़ना है, 2 या 3 मेथड, जिसमें ट्रेंड प्रोजेक्शन जो है वो मेन है, एक्सपर्ट ओपिनियन वो सब नहीं है, ठीक। इन मोनोपोली एंट्री ऑफ न्यू फर्म क्या होता है, वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। मोनोपोली में तो रिस्ट्रिक्टेड ही रहेगा ना। और देखिए थ्योरी ऑफ ग्रुप बिहेवियर इज रिलेटेड टू, तो कौन सा ऐसा मार्केट जहाँ पे हम ग्रुपिंग के बारे में पढ़ते हैं कि सेलर जो है वो ग्रुप बना लेते हैं, तो ये ओलिगोपोली में ऐसा था जहाँ पे हम देखे थे कि लोग ग्रुप बना लेते हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डील्ड इन, किस में, रिसोर्स को एलोकेट करना। देखिए अब माइक्रो लेवल पर आप जब जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे कि रिसोर्सेज जो है वो इंटरनेशनली इंटीग्रेशन या एग्रीगेट में जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं उसको मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं। लेकिन जब आप इंडिविजुअली किसी रिसोर्स को एलोकेट, मतलब रिसोर्स को एलोकेट करना, लाना, आपको जो है वो आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये सब कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका माइक्रो लेवल पे। यहाँ पे एग्रीगेट का कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो इसलिए माइक्रो लेवल का हो गया। यू शेप्ड कोस्ट कर्व इज नेवर रिप्रेजेंटेड एज, यू शेप का है, देखिए इस तरीके से, ठीक। मतलब कोई भी वेरिएबल कॉस्ट भी आप ले सकते हैं, इसमें मार्जिनल कॉस्ट भी ऐसा ही होता है। वो कैसा नहीं हो सकता, एवरेज कॉस्ट कर्व तो हो सकता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकता है, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल मतलब चेंज, लेकिन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऐसा होता है, देखिए ऐसे ऐसे ऐसा ही होता है, एल शिफ्ट का हो जाता है। द बजट लाइन इज ऑल्सो नोन एज कंजप्शन पॉसिबिलिटी कर्व, बजट लाइन वही होता है ना, कंजप्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप कंज्यूम कितना कर रहे हैं गिवन प्राइसेस पे, उसी को कहते हैं बजट लाइन, कि आप कितना परचेज कर रहे हैं। आगे देखिए गिफन गुड्स, क्या कौन से गुड्स को गिफन गुड्स कहते हैं, सारे इन्फीरियर गुड्स को कह देते हैं। ऑल गिफन गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स बट ऑल इन्फीरियर गुड्स आर नॉट गिफन गुड्स, ये चीज़ हम पढ़े थे, ठीक है। तो ऑल गिफन गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स। ए 33 द स्टडी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मॉडल इज यूजफुल इन एक्सप्लेनिंग, क्या, डिमांड सप्लाई पढ़ रहे हैं तो कंज्यूमर बिहेव, कंज्यूमर बिहेव तो उसमें पढ़े थे ना यूटिलिटी ये सब के बारे में, शायद डी होना चाहिए इसका आंसर। मार्केट वर्क भी हो सकता है, इज कंसर्न्ड विद वेलफेयर प्रिपोजिशन, कौन सी इनमें से दी गई इकोनॉमिक्स जो है वो वेलफेयर से रिलेटेड है। देखिए वेलफेयर प्रेजेंट से, तो ये तो नॉर्मेटिव ही, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव तो रिजल्ट देती है, वाट आउट बी वाट शुड बी, ऐसा फ्यूचर वाला, तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ही होगी। एक्सेस कैपेसिटी किसके अंदर में नहीं होता, एक्सेस कैपेसिटी मतलब फुल लेवल पे, ये जो लेवल है उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, हम लास्ट लेवल पे सेल हो रही है बहुत पैसे, तो वो क्या हो गया, परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं होता, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं। एक्सेस कैपेसिटी परफेक्ट कंपटीशन में
नहीं होता। द रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ द मार्केट सिस्टम इज, कौन से मार्केट सिस्टम के तहत पे रेगुलेट किया जाता है? क्या द रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ द मार्केट सिस्टम, मार्केट का रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है? वो है कंपटीशन, इसी से मार्केट रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, अब सेल्फ इंटरेस्ट ये सब है ही नहीं। खैर, निकोलस कल्डोर प्रोपाउंडेड, क्या प्रोपाउंड किए हैं? तो ये किए हैं कोबवेव थ्योरी। ये कोबवेव थ्योरी कौन लाया है? निकोलस कल्डोर। नया क्वेश्चन है क्या? ड्यूरिंग बिजनेस साइकिल्स द अपोजिट ऑफ पीक इज, पीक मतलब एकदम लास्ट स्टेज, ऐसा ऐसा होता था ना, हम पढ़े थे ना, ऐसे ऐसे, तो पीक यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट ट्रू। ओके, इफ द मार्केट डिमांड कर्व ऑफ कमोडिटी हैज निगेटिव स्लोप, ठीक है, डिमांड जो है वो निगेटिव है, तब मार्केट स्ट्रक्चर कैसा कैसा होना चाहिए? देखिए, डिमांड कर्व जो है वो निगेटिव है, तो निगेटिव जो है परफेक्ट कंपटीशन में तो ऐसा होता है डिमांड कर्व, मोनोपोली में थोड़ा सा होता है लेकिन उतना नहीं होता, तो मेन जो है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा होता है कि डिमांड कर्व जो है निगेटिव होती है। व्हाट इज प्राइस सीलिंग? प्राइस सीलिंग क्या है? प्राइस सीलिंग मतलब सील कर देना ऊपर, इससे ज़्यादा तुम कुछ करोगे नहीं भाई, इससे ज़्यादा प्राइस तुम नहीं चार्ज करोगे, ये सरकार इम्पोज कर देती है। ठीक, कितना से ज़्यादा तुम प्रोडक्ट के प्राइस चार्ज नहीं करोगे, नहीं तो कंपटीशन हो जाएगा बिजनेस में, तो इसे क्या कहते हैं? प्राइस सीलिंग। क्या? मैक्सिमम प्राइस दैट कैन बी चार्ज फॉर अ गुड, मैक्सिमम प्राइस। यूटिलिटी क्या है? क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, तो कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच भी तो हम पढ़े थे, तो दोनों है, क्योंकि यूटिलिटी को हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, एक कार्डिनल एक ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल जो मेन है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जिसमें हम गिन सकते हैं। ठीक, मतलब मेजर करते हैं कि हाँ कितना यूटिलिटी डिराइव हुआ उसके बेस पे। आगे दे ह्यूज सेलिंग कोस्ट्स आर इनकर्ड इन विच फॉर्म मार्केट, किस मार्केट में बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट ये सब करनी पड़ती है? सेलिंग कॉस्ट। तो सोचिए, परफेक्ट कंपटीशन में तो होमोजीनियस मार्केट से, मोनोपोली में तो ये अकेला ही है तो इसको प्रचार करने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट है आप ही की तरह, तो प्रचार कीजिएगा तो भी मूर्खता है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, तो उसमें आपको प्रचार करने की जरूरत है ताकि आपका सेल बढ़े। 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब इंटरनल प्रॉफिटेबल नहीं है वो, कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि इंटरनली आपको सपोर्टिव नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है, उसी को तो इंटरनल इकोनॉमीज मतलब क्या कि इंटरनली आप स्ट्रॉन्ग हो जा रहे हैं उसके वजह से। तो कौन सा नहीं है? टेक्निकल इकोनॉमी, ये तो इंटरनल है। फिनेंशियल कंडीशन आपका अच्छा है तो इसमें भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपके पास है, आप ग्रो कर सकते हैं। मार्केट में अच्छा आपको अप्रोच है तो कर सकते हैं। इकोनॉमीज ड्यू टू लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री की बात कराइए, आपका इंटरनल मैटर थोड़े ना रह गया, अब यहाँ पे इंटरनल इकोनॉमी की बात कर रहा था, तो ये सी जो है वो नहीं है, सी का ही पूछ रहा है कौन सा नहीं है इंटरनल। पैसा, टेक्नोलॉजी, मार्केट में कैसे आपको रहना है, ये सब कुछ जो है वो आपका इंटरनल है, वो इंटरनल नहीं था। इन मोनोपोली क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट इज नो इलास्टिसिटी। वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, माइनस करो तो क्या आ जाता है इनमें? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, सी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। आगे देखते हैं। और नेसेसिटी इज डिफाइंड एज गुड हैविंग, नेसेसिटी किसे कहते हैं? जिसका इनकम इलास्टिसिटी, क्या नेसेसिटी इज डिफाइंड एज गुड्स हैविंग पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, ऐसा तो नहीं है कि कोई नेसेसिटी गुड्स है, नेसेसिटी गुड्स मतलब आप खरीदेंगे ही खरीदेंगे, नमक, तो इसका क्या इलास्टिसिटी जो है वो लगभग न के बराबर होती है। अब ऐसा थोड़ा है कि उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो आप नहीं खरीदेंगे, आपका इनकम बढ़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा नमक खाने लगेंगे, नहीं, तो उसका जो है वो थोड़ा सा जीरो ब्रेक के बीच में इलास्टिसिटी होता है, आप उतना चेंजेस नहीं लाते हैं। तो सी 47, इन द लॉन्ग रन कुछ फर्म एग्जिट कर जाती है, एग्जिट द मार्केट इफ द प्राइस ऑफ द गुड्स ऑफर फॉर सेल इज लेस देन, किस चीज़ से अगर प्राइस अगर कम हो गया तो आपको बिजनेस छोड़ना पड़ेगा। आप बिजनेस कर रहे हैं तो जो प्राइस आपको मिल रहा है उसको आप किससे कंपेयर करते हैं? तो आप कंपेयर करते हैं आप एवरेज टोटल कॉस्ट से, कि अगर एवरेज टोटल कॉस्ट से अगर मुझको रिटर्न कम मिला, इससे कम प्राइस हुआ, मैं बिजनेस छोड़ दूंगा। कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स इज नॉट इंडिकेटेड एज, अब देखिए कोई कोइंसिडेंट इंडिकेटर क्या होता है कि जो प्रेजेंट में जो कुछ भी हो रहा है उसको दिखाने के लिए होता है। ठीक, तो इन्फ्लेशन प्रेजेंट का है, ठीक, कोइंसिडेंट। इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस कितना कर रहा है, रिटेल सेल कितना है, लेकिन न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट ये तो लीडिंग है, ठीक है, लीडिंग है, लैगिंग है, लीडिंग है, तो ये जो है वो इंक्लूड नहीं होगा किसमें? कोइंसिडेंट में। एन इकोनॉमिक प्रॉफिट इज अर्न बाय अ परफेक्टली फर्म कम्पिटिटिव फर्म,
कब, किस केस में जो है वो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न करती है परफेक्ट कंपटीशन। भाई यहाँ पे एक इक्वल का होना चाहिए था, क्योंकि देखो परफेक्ट कंपटीशन मार्क में क्या होता है, सब कुछ यहाँ पे होता है, डिमांड कर्व पे डिमांड कर्व, प्राइस मार एम आर इक्वल टू एम सी, सब कुछ यही होता है। तो ये क्वेश्चन जो था इसमें क्या होता है कि मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट तो हम तब डिफाइन करते हैं जब इक्विलिब्रियम देखना होता है, ठीक है। ये इस केस में देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया, यहाँ पे इक्वल होना चाहिए था, एम आर इक्वल टू एम सी। विच फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, विद फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी इंक्रीज हो गया, ठीक है। प्राइस जैसे घटा डिमांड बढ़ गया, एंड इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर, ओ हो, इन कंपेरिजन टू अदर कमोडिटीज। और बाकी कमोडिटीज़ के कंपेरिजन में ये जो है वो कमोडिटी कैसी हो गई, चीपर हो गई, ठीक। द इफेक्ट इन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ना, ऊपर शायद सेम ही क्वेश्चन पढ़े थे क्या, विद फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज, प्राइस बढ़ा डिमांड गया, इट रिलेटिवली चीपर एंड इन कंपेरिजन टू अदर कमोडिटीज, मतलब अदर कमोडिटीज का बढ़ गया, तो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न बाय ए फर्म इंक्लूडेड इन इम्प्लिसिट, अरे यार वही क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद, हाँ एक दो हो जाता है, कोई बात नहीं। गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स कब, कब होता, व्हेन अ कंज्यूमर इज इंटरेस्टेड इन कंज्यूमिंग ओनली फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक। द इंडिफरेंस कब विल कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, जब दो स्ट्रेट लाइन बन जाता है तो वो परफेक्ट का ही एग्जाम्पल होता है, ठीक। तो जब परफेक्ट का एग्जाम्पल हो गया तो इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर जो है एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही दोनों गुड्स को कंज्यूम करना चाहता है, यहाँ भी जितना उतना यहाँ भी, इसीलिए तो सेम ही जो है वो चेंजेज आए। 53, इफ द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स फेल बिलो हाउ द बजट विल अफेक्टेड, बजट लाइन क्या होगा अगर दो गुड्स है और दोनों का प्राइस जो है वो गिर जाए, ठीक। तो बजट लाइन जो है वो पैरेलल हो जाएगा ओल्ड बजट लाइन के, यही होगा ना, क्योंकि देखिए अब ऐसा है इस तरीके से, ठीक, स्ट्रेट लाइन बना नहीं बन रहा ऐसा, ठीक। तो बोला कि द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स फॉल डाउन देन द बजट विल बी, हाँ बजट लाइन ऐसे हो जाएगा, आ गया ये, प्राइस ही फॉलो कर गया, डिमांड बढ़ गया। एग्रीकल्चरल गुड्स एंड मार्केट डिपिक्ट कैरेक्टरिस्टिक क्लोज टू, किस में, एग्रीकल्चरल गुड्स जो है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से रिलेटेड है, परफेक्ट कंपटीशन में एग्रीकल्चरल गुड्स ज़्यादा होती है, साग सब्जी ये सब। एग्रीकल्चरल गुड्स मार्केट डिपिक्ट कैरेक्टरिस्टिक क्लोज टू, किसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो एग्रीकल्चरल गुड्स सबसे ज़्यादा परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं। टाइम एलिमेंट कौन लाया था, तो अल्फ्रेड मार्शल लाए थे टाइम एलिमेंट। एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट मिनिमाइजेज, क्या मिनिमाइज कर देता है, एवरेज टोटल कॉस्ट। जब आप एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, एवरेज टोटल कॉस्ट का मिनिमाइज रहेगा। द एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट विच मिनिमाइजेज द एवरेज टोटल कॉस्ट। आगे देखिए, द इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज की है टैक्सेस किस पे, कमोडिटी पे, किस लिए, ताकि टू रिड्यूस इस कंजप्शन बाय द पब्लिक। इंडियन गवर्नमेंट कोई कमोडिटी पे प्रोड्यूस की ताकि इसका जो है कंजप्शन कम हो जाए। दैट्स हैवी टैक्स, बहुत बड़ा टैक्स रिड्यूस उस पर लगा दिया और थोड़ा सा डिमांड घट गया, तो ये इलास्टिसिटी कैसा हो गया, इलास्टिसिटी लोअर देन 1, क्योंकि मोर देन 1 होता तो जितना ज़्यादा टैक्स लगा था उससे ज़्यादा गुना जो है वो ये डिमांड घटता, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि हैवी टैक्स इम्पोज किया लेकिन डिक्रीज इन डिमांड सिर्फ हुआ है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड्स का निगेटिव होता है ना, इनकम इलास्टिसिटी निगेटिव। 59, मार्जिनल कॉस्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू, अब देखिए कॉस्ट चेंजेज इन कॉस्ट किसके कारण होता है, वेरिएबल आउटपुट चेंज होता है तो वेरिएबल कॉस्ट से ही है मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज रिवेन्यू प्राइस रिवेन्यू को कहते हैं ना, और प्राइस रिवेन्यू यानी कि डिमांड कर्व, प्राइस या रिवेन्यू कर्व यानी कि डिमांड कर्व। एक क्वेश्चन बच गया था शायद बीसीके का, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है बिजनेस का, क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड सप्लायर। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ा सा ग्रोथ प्रॉफिट इसके बारे में सोचते हैं, सेल्स के बारे में सोचते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की एफिशिएंसी के बारे में, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नहीं सोचते, तो ये ऑप्शन सही था। चलिए हो गया और ख़त्म करते हैं। और हाँ इसका एक दो क्वेश्चन नहीं, 2-3 मुझे लग रहा है कि मतलब मुझसे रॉन्गली सॉल्व हो गया, तो जल्दबाजी में हो गया यार,
इतना टेंशन मत लेना, जो आप सोच रहे हो उसका आंसर वो बिल्कुल सही होगा। और एक पेपर प्रेडिक्शन मैं बताऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि हाँ अकाउंट में कौन कौन से और किस किस टॉपिक से ज़्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चन पेपर आएगा। और लिटरली बिलीव मी 70% तो वो आने ही वाला है। 70 to 80% जो प्रेडिक्शन बताऊंगा बिल्कुल वही क्वेश्चन, हो सकता है उसका अमाउंट चेंज कर दे, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट चेंज कर दे, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही पूछेगा। वो एक प्रेडिक्शन वाला मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरा हर एक टॉपिक, जितने टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है उसी टॉपिक से रिलेटेड, मतलब जैसे फर्स्ट में ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स से रिलेटेड 2 या 3 मैं बताऊंगा ट्रू फॉल्स, और बाकी BRS हो गया उसमें 2 बताऊंगा क्वेश्चन, और बिल्कुल वो 2 से बाहर नहीं जाएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का बताऊंगा, मतलब जितने चैप्टर से हर का बताऊंगा। ठीक, तो पेपर प्रेडिक्शन भी मैं बताऊंगा हर सब्जेक्ट का। ठीक है, धन्यवाद।